उस मीटिंग की जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि बैठक का जिक्र करते हैं तो भारत, पाकिस्तान और चीन आमने सामने दरअसल होंगे। और जानकारी आपको दे दें, दरअसल मीटिंग होने जा रही है एससीओ की, और एससीओ बैठक में पूर्वी लद्दाख और अफगानिस्तान पर बातचीत दरअसल हो सकती है। बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आमने सामने हो सकते हैं भारत, पाकिस्तान और चीन। एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री की मुलाकात भी होने जा रही है। तजाकिस्तान के दुशांबे में एससीओ की बैठक होने जा रही है। और अफगानिस्तान पर दरअसल ये पूरी तरीके से बात कहा जा रहा है कि होगी, क्योंकि तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान पर हो रहा है पूरी तरीके से। और ये मीटिंग खासा महत्व भी रखती है, क्योंकि भारत की तरफ से यह बयान दे दिया गया है, क्योंकि कई सवालात उठ रहे थे कि भारत की तरफ से तालिबान के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन भारत की तरफ से इस बात को पूरी तरीके से नकार दिया गया है। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि जब एससीओ की बैठक हो रही है तो बैठक में सबसे ज्यादा मुद्दा अफगानिस्तान पर ही उठने वाला है, क्योंकि अफगानिस्तान की बात दरअसल इसमें होगी। और पूर्वी लद्दाख को लेकर भी जिक्र किया जाएगा, क्योंकि भारत और चीन के संबंध हमने देखे पिछले दिनों कैसे बने हुए रहे, और अभी भी तनाव लगातार जारी है। फिलहाल कुछ देर में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी होंगे और वो भी बताएंगे कि आखिर क्या सिचुएशन एससीओ की बैठक में रहने वाली है, क्योंकि बैठक काफी महत्वपूर्ण है आगे आने वाले दिनों के लिए, भविष्य के लिए, खासकर अफगानिस्तान के भविष्य के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर अगर हालात ऐसे बनते हैं, तालिबान पूरी तरीके से कब्जा करता है, तो काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा अफगानिस्तान को। संजीव श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, उनसे खासा बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रहमत कलीम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता हैं। रहमत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रहमत, सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं, क्या इस मीटिंग के हवाले से आप तक खबर मिल रही है कि यह मीटिंग में क्या कुछ रह सकता है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि खासकर अफगानिस्तान के मुद्दे पर बातचीत की जाएगी, पूर्वी लद्दाख का मुद्दा भी क्या इसमें उठ सकता है, क्योंकि चीन, पाकिस्तान, भारत आमने सामने नजर आएंगे। रहमत, भारत तीनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा यानी फॉरेन मिनिस्टर ज़रूर आमने सामने होने जा रहे हैं, लेकिन इसमें न ही हिंदुस्तान का मुद्दा उठेगा, न ही पाकिस्तान का, और न ही अफगानिस्तान का, न एलओसी का, न एलएसी का। मुद्दा सिर्फ और सिर्फ उठेगा तो अफगानिस्तान का। और अफगानिस्तान में तालिबान ने जो कार्रवाई की है, जो सूरत हाल आगे बनती हुई दिखाई दे रही है, उस पर बाज़ाब्ता तौर पर बातचीत की जाएगी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दौरा जो फॉरेन मिनिस्टर का है, जयशंकर का है, ये 2 दिनों का दौरा है, और 2 दिनों तक वो ताजिकिस्तान में रहेंगे। उसके बाद फिर 2 दिनों के लिए 15-16 तक वो उज्बेकिस्तान जाएंगे। उज्बेकिस्तान से साउथ सेंट्रल एशिया के अलग मुद्दे पर बातचीत होगी। लेकिन जो ताजिकिस्तान में बातचीत है, एससीओ की जो मीटिंग हो रही है, उसमें 2 ऐसी मीटिंग है जिसमें आमने सामने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर होंगे। एस जयशंकर और कुरैशी का मुकाबला आमना सामना 2 बार होगा, लेकिन दोनों बार बाज़ाब्ता तौर पर फेस टू फेस होने के बाद भी अलग से पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुद्दे पर या एलओसी के मुद्दे पर या किसी भी मसले पर बातचीत के लिए कोई शेड्यूल नहीं है, न ही चीन के साथ एलएसी के मसले पर कोई प्रोग्राम शेड्यूल है। हाँ, अलबत्ता ताजिकिस्तान के साथ प्रोग्राम शेड्यूल है, ताजिकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, उसी तरह से उज्बेकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और दीगर जो एससीओ के ममालिक है, उसमें से कुछ और ममालिक के नाम सामने आ रहे हैं कि उनके साथ अलग से मीटिंग जरूर हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की है, लेकिन इन दोनों कंट्रीज के साथ यानी कि चीन और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग नहीं है। इस मीटिंग के 2 बुनियादी मुद्दे हैं। पहला मुद्दा, जो पहली मीटिंग एससीओ की होगी ताजिकिस्तान में, उसमें सीधे तौर पर अफगानिस्तान को लेकर होगी, और दूसरा जो दौरा शुरू होगा 15 से 16 तारीख का, जब उज्बेकिस्तान में होंगे वज़ीर ख़ारजा जयशंकर, तब सेंट्रल साउथ एशिया पर बातचीत होगी, जैसे चाबहार पोर्ट है, और खास तौर से जो हिंदुस्तान से साउथ एशिया के जो रास्ते बनते हैं या फिर जो कम्युनिकेशन का रास्ता है, इन तमाम रास्तों में जो परेशानियां हैं, जो मसाइल है ट्रेड के, कनेक्टिविटी के, ये जो मसाइल पैदा हो रहे हैं इन तमाम सेक्टर में, इस मामले पर बातचीत होगी। लेकिन जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान और चीन के साथ टेबल एक जगह शेयर कर रहे होंगे फॉरेन मिनिस्टर एससीओ के, तब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान के मसले पर बात होगी। मैं आपसे समझना चाहूंगा, संजीव श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया विदेश मामलों के जानकार है, मैं आपके पास आ रहा हूं तुरंत। रहमत, एक बात दरअसल ये समझना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान के लिए क्या कुछ कर रहा है जग जाहिर है। अगर बात हम करें चीन की,
तो ये भी कहा जा रहा है कि तालिबान की तरफ से ये भी कहा गया कि चीन तो हमारा मित्र है, उइगर मुसलमानों को लेकर तमाम बातें समझ में आ रही हैं। अब भारत किस तरीके से अपना पक्ष रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि भारत का तो बड़ा पैसा अफगानिस्तान के अंदर लगा हुआ है और भारत नहीं चाहेगा कि किसी भी तरीके से उसका नुकसान हो, खासकर अफगानिस्तान के अंदर जो पैसा लगा हुआ है। तो कैसे भारत को अपना पक्ष रखना होगा, क्योंकि सामने से दो देश होंगे और एक देश भारत को अपना पक्ष रखना होगा अच्छे तरीके से, ताकि दुनिया समझ पाए कि आखिर हो क्या रहा है। जी देखिए, एक तरफ हिंदुस्तान के लिए जहां तालिबान एक बड़ा चैलेंज है, वहीं उससे बड़ा चैलेंज ये है कि कहीं इस तालिबान का या अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है उसका चीन और पाकिस्तान मिसयूज न कर ले, हिंदुस्तान के खिलाफ इसका फायदा न उठा ले। तालिबान से परेशानी या अफगानिस्तान में जो हिंदुस्तान की इन्वेस्टमेंट है उसका नुकसान अलग है, लेकिन बड़ा चैलेंज ये है कि कहीं चीन और पाकिस्तान दोनों मिल करके तालिबान का मिसयूज इंडिया के खिलाफ न कर ले, भारत के खिलाफ न कर ले, ये एक अलग से चैलेंज है। लेकिन इस बीच चीन ने सीधे तौर पर अमेरिका पर निशाना पिछले दिनों ये कहते हुए साधा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को बीच मझधार में लाकर के फंसाकर छोड़ रखा है। पाकिस्तान का सीधे तौर पर कहना है कि हम पाकिस्तान अफगानिस्तान के अमन अमल में हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ तालिबानी नेटवर्क को मजबूत कर रहा है पाकिस्तान, वो अपना असर और रसूख अलग छोड़ रहा है। तो इन तमाम सूरत हाल के बीच फिलहाल हिंदुस्तान के लिए एक रास्ता यह था कि SCO के इजलास में अपनी बात रखी जाए, जो कॉन्टैक्ट ग्रुप की मीटिंग है उसमें अफगानिस्तान के फ्यूचर को लेकर बातचीत की जाए। तो आज हिंदुस्तान की तरफ से वजीर खारजा एस जयशंकर जरूर SCO के इस समिट में अपनी बात रखेंगे। हिंदुस्तान किस तरह से इंटरेस्ट रखता है और किस तरह से आगे अफगानिस्तान में होना चाहिए, अफगानिस्तान का नए तरीके से किस तरह से अफगान को चलना चाहिए, या अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उससे निकलने के लिए हिंदुस्तान और पड़ोसी मुल्क के साथ साथ तो खुद अफगानिस्तान को क्या कुछ करने की जरूरत है। तो इन तमाम हवालों से जरूर कुछ ना कुछ बातें आज की जाएंगी और फैसला भी किया जाएगा कि क्या कुछ किया जा सकता है। लेकिन इस बीच हिंदुस्तान की सरकार और खासतौर से फॉरेन मिनिस्ट्री बहुत ही बारीकी से वेट एंड वॉच के मोड में है, देखना चाह रही कि तालिबान अफगानिस्तान में कहां तक जाता है और अफगानिस्तान की सूरत हाल कहां तक तब्दील होती है, चीन का क्या एंगल निकल कर आता है और पाकिस्तान कहां तक आगे बढ़ता है इस पूरे मामले में। तो हिंदुस्तान एक तरफ जहां अंदर ही अंदर अपनी कोशिशें कर रहा है, दूसरी तरफ वेट एंड वॉच के मूड में है कि क्या तब्दीली होती है, सूरत हाल बदलती है तो फिर और क्या कुछ करने की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए पूरी तरह से भारत सरकार एक्टिव है और भारत सरकार के एक्टिव होने की सबसे बड़ी दलील यह है कि फॉरेन मिनिस्टर आज ताजिकिस्तान में पहुंचे हुए। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी स्थिति को समझाने के लिए कि आखिर स्थिति क्या बनी है। फिलहाल संजीव श्रीवास्तव साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव श्रीवास्तव साहब, क्योंकि हम सुबह से दरअसल चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम में भी आप हमारे साथ जुड़े हैं और तालिबान का जब हम जिक्र करते हैं तो तालिबान को लेकर दुनिया में चिंताएं इस वक्त उभर रही हैं, लेकिन जो हम रणनीति अपना रहे हैं, क्योंकि चाणक्य नीति कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से चाणक्य नीति को अपनाया जा रहा है, लेकिन चाणक्य नीति एक तरीके से तालिबान भी कहीं ना कहीं अपनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तालिबान तो ये कह रहा है कि हम तो अफगानिस्तान के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। अब इस बात को जग जाहिर करना, क्योंकि अफगानिस्तान ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि अफगानिस्तान लोगों के हक के लिए और अफगानिस्तान अपने मुल्क के लिए इस वक्त लड़ रहा है, लेकिन तालिबान का ये कहना कि हम अफगानिस्तान के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए हमारी लड़ाई है पूरी तरीके से सरकार बनाने की जद्दोजहद हम कर रहे हैं। तो चाणक्य नीति तो तालिबान की तरफ से भी चली जा रही है। क्या रंग लाएगी ये नीतियां जो हम देख रहे हैं, भविष्य का क्या प्रारूप तैयार कर रहा है तालिबान? जी देखिए हर्ष जी, ये जो अफगानिस्तान में स्थितियां बन रही हैं जी, वो अफगानिस्तान के अंधकारमय भविष्य को बना सकती हैं। जैसा कि अंधकारमय शासन 1996 से 2001 के बीच में तालिबान का दिखा था, उसी तरीके का शासन अब फिर से अफगानिस्तान में आ सकता है। ये जो तालिबान है वो ये कह रहा है कि वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जबकि ऐसे इलाके जो कि तालिबान के कंट्रोल में आ चुके हैं, वहां पे कट्टर जो कानूनों को और बहुत ही ज्यादा अमानवीय कानूनों को लागू किया जा रहा है। शरिया लॉ को लागू करने की कवायद तालिबान करना शुरू कर दिया है। तालिबान ने महिलाओं को बुर्के में रहने की सलाह दी है, चेतावनी दी है, बच्चियों को स्कूल जाने से रोका जा रहा है, पुरुषों को दाढ़ी बनाने की चेतावनी दे दी गई है और कट्टर कानूनों को वहां पे अमली जामा पहनाया जा रहा है। और तालिबान के जो जितने भी अधिकारी हैं उन कंट्रोल्ड इलाकों में उन्होंने खुल करके ये कहना शुरू कर दिया है कि ये जो सारे इलाके हैं वो शरिया लॉ के अनुसार ही चलेंगे। तो जाहिर है कि तालिबान की जो मंशा शुरू से ही काबुल की सत्ता पे काबिज होने की और पूरे अफगानिस्तान में अंधकारमय और अमानवीय शरिया लॉ को लागू करने की रही है। और तालिबान को ऐसा लगता है कि यूएस एंड नाटो फोर्सेस की विड्रॉल के बाद तालिबान ऐसा करने में सफल हो जाएगा। तो ये पूरे अफगानिस्तान के भविष्य को अंधकारमय बनाएगा और पूरे क्षेत्र में जो अनस्टेबल सिचुएशन भी क्रिएट करेगा, क्योंकि तालिबान के संपर्क पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से भी हैं
अल कायदा, हक्कानी नेटवर्क जैसे संगठनों से भी हैं, और इन आतंकवादी संगठनों के माध्यम से भी पूरे क्षेत्र में अस्थिरता आ सकती है और भारत के ऊपर भी विशेष रूप से खतरे आ सकते हैं। तो मुझे लगता है हर्ष जी की ये जो तालिबान फिर से अगर काबुल की सत्ता में वापसी करने में सफल हो गया तो ये पूरे अफगानिस्तान के भविष्य को अंधकारमय बनाएगा, और पिछले 20 वर्षों में अफगानिस्तान में जो भी सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं उस पर पानी फिर जाएगा और फिर से अफगानिस्तान एक अंधकारमय शासन में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का जब हम जिक्र करते हैं तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जिस तरीके से कश्मीर को लेकर तिलमिलाया हुआ है, और पाकिस्तान की तरफ से आज से नहीं, आजादी के बाद से हम देख रहे हैं कि रणनीतियां बनाती जा रहा है पाकिस्तान, और किस तरीके से आतंकी भेजने का काम सीजफायर की आड़ में करता रहा है पाकिस्तान, किसी से छुपा नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि तालिबान को इसलिए लाने की दरअसल कोशिश की जा रही है कि वर्चस्व धीरे धीरे कश्मीर पर बनाया जा सके, और इसको रोकने की जद्दोजहद हम देख रहे हैं कि विदेश मंत्री साहब कर रहे हैं। हालांकि अगर अमेरिका का जिक्र करें तो अमेरिका की सेना वापस जरूर जा रही है, लेकिन अमेरिका ने पूरी नजर बना के रखी है। लेकिन क्या आप देखते हैं अमेरिका की भूमिका भी, क्योंकि हम पहले भी बात कर रहे थे अमेरिका की भूमिका की, तो अमेरिका किस तरीके से भूमिका निभाएगा? क्योंकि जब भी दो देशों की लड़ाइयां हम देखते हैं या कोई सिचुएशन देखते हैं तो मध्यस्थता की भूमिका में अमेरिका होता है, लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं लग रही। संजीव जी, देखिए हर्ष जी, जहां तक अमेरिका के अगर रोल की बात करें तो मुझे लगता है कि अमेरिका अफगानिस्तान के साथ अपने एंगेजमेंट्स को बनाए रखेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने और अन्य अधिकारियों ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि यूएस और नेटो फोर्सेस तो वहां से विड्रॉ कर रही हैं, लेकिन वो अफगानिस्तान को अबेंडन नहीं कर रहा है, उसके साथ अपने एंगेजमेंट को बनाए रखेगा। और अमेरिका जो अफगानिस्तान के आसपास की जो रीजनल कंट्रीज हैं उनके साथ कोलैबोरेट करते हुए अफगानिस्तान के भविष्य को और बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण दिखाई देती है, मेरे विचार से अमेरिका अपने एंटी टेरर ऑपरेशंस को भी जारी रखेगा, और आने वाले समय में अमेरिका की अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन स्ट्राइक्स ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। अमेरिका इसके लिए पाकिस्तान में भी वो बेसिस तलाश रहा था, और जो अन्य जो बेसिस हैं उस क्षेत्र में अमेरिका के, उसके माध्यम से यदि वो कोई ऐसा पोटेंशियल टारगेट दिखता है जो कि एक हाई वैल्यू टारगेट है जिसकी की तलाश में अमेरिका है, तो अमेरिका की ड्रोन स्ट्राइक्स अफगानिस्तान में हो सकती हैं, और अमेरिका अपने एंटी टेरर ऑपरेशंस को अफगानिस्तान में जारी रखेगा। ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो जाहिर है कि अमेरिका का एंगेजमेंट अफगानिस्तान में एंटी टेरर ऑपरेशंस के माध्यम से और कंस्ट्रक्टिव जो एंगेजमेंट के माध्यम से बना रहेगा, और उसमें रीजनल कंट्रीज का जो पार्टिसिपेशन है वो भी होगा। भारत और अमेरिका का अफगानिस्तान के प्रश्न पे जो कोलैबोरेशन है वो और अधिक गहरा होगा। ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, क्योंकि भारत भी लगातार इस बात की कोशिश में है कि ऐसे जो भी स्टेक होल्डर्स जो कि अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर के अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं उनके साथ मिल करके और कंस्ट्रक्टिव तरीके से काम किया जाए। अमेरिका जो कि विश्व का एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और दोनों ही देश इस बात को चाहते हैं कि अफगानिस्तान का भविष्य अच्छा बने, वहां पे लोकतंत्र की जड़ें गहरी हों। इसी वजह से आने वाले समय में भारत, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज जैसे जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं उनका कोलैबोरेशन अफगानिस्तान के प्रश्न पे और अधिक गहरा हो सकता है, और भारत अन्य जो रीजनल कंट्रीज हैं जैसे ईरान और रशिया जैसे राष्ट्रों के साथ मिलकर के भी, भारत और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ मिलकर के भी भारत अफगानिस्तान को स्टेबलाइज रखने की कोशिश करेगा। और उस लिहाज से एससीओ की जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी होंगे, रशिया भी होगा, और इस लिहाज से अगर देखें तो ये जो पूरी एससीओ की जो बैठक है अफगानिस्तान के प्रश्न पे, जो कॉन्टैक्ट ग्रुप की जो मीटिंग होने वाली है, वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन जब हम पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान की इस पर दो नीतियां हमें देखने को मिल रही है। एक तो जो पर्दे के पीछे से वो तालिबान को मदद करता है, और हमने देखा कि तालिबान का साथ पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं दिया है। दूसरी तरफ वो कह रहा है कि अफगानिस्तान से जो लोग आएंगे शरणार्थी, वो पाकिस्तान में उनकी तादाद ज्यादा हो जाएगी, इसलिए कहीं ना कहीं चिंता हो रही है। तो ये दोहरी नीति जो पाकिस्तान की हम देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान आतंकी मुल्क के नाम से जाना जाता है, और उसको लेकर वो दुनिया में ये दिखाना चाहता है कि हम पाक साफ हैं जी, आतंकी हमारे यहां नहीं है, लेकिन दुनिया को पता है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। क्या वैसी ही नीति अभी भी अपनाना चाहता है पाकिस्तान? जी स्पष्ट है, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान का जो चरित्र है वो दोहरा है। पाकिस्तान एक तरफ रिफ्यूजीज का रोना भी रो रहा है, वो कह रहा है कि जो यदि अफगानिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन सिचुएशन पैदा होती है
तो फिर रिफ्यूजीज की समस्या पाकिस्तान के लिए खड़ी हो सकती है। और जो पश्तून वाले जो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के जो इलाके हैं, वहां पे पाकिस्तान फेंसिंग का काम भी उसने तेजी से शुरू किया है। और जाहिर है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो इस बात से कहीं ना कहीं चिंतित भी नजर आते हैं। यदि अफगानिस्तान में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पैदा होती है तो ऐसे में जो रिफ्यूजीज की क्राइसिस पाकिस्तान में भी आ सकती है। लेकिन साथ ही साथ हर्ष जी, आप देखिए तो पाकिस्तान की जो ISI और आर्मी है वो आतंकियों को अफगानिस्तान भेज रही है। लश्कर ए तोयबा जैसे मोहम्मद अल बद्र के जो आतंकी हैं इस समय तालिबान के आतंकियों के साथ मिलकर के अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं और काबुल की सत्ता पर तालिबान को बैठाने के लिए जो पाकिस्तान के ISI और आर्मी आतंकियों के माध्यम से उसे पूरी मदद दे रही है। तो ये जो पाकिस्तान का जो चरित्र है वो दोहरा है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और अपने इसी दोहरे चरित्र की वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में कुख्यात है। पाकिस्तान का जो ट्रस्ट लेवल है पूरे विश्व में वो बहुत ही ज्यादा कम है। पाकिस्तान के ऊपर कोई राष्ट्र भरोसा नहीं करता और जाहिर है कि ये इसके पीछे पाकिस्तान के जो शासकों की जो दोहरी जो उनका जो चरित्र है वो जिम्मेदार है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आखिर स्थिति क्या होने वाली है और भविष्य क्या रहने वाला है। दरअसल SCO की बैठक हो रही है, उसमें पक्ष रखा जाएगा। फिलहाल कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर बातचीत होगी और विदेश मामलों के साथ हमारे साथ जुड़े थे विदेश मामलों के जानकार, वो बता रहे थे संजीव जी कि आखिर किस तरीके से रणनीति हम बना रहे हैं और क्या ये रणनीति रंग लाएगी। फिलहाल पाकिस्तान का जिक्र करते हैं तो पाकिस्तान की करनी कथनी में कितना अंतर है ये दुनिया जानती है और क्या कुछ होने वाला है वो हम आपको बता रहे हैं और बताते भी